हेलो बच्चों, आज हम आपको 9th और 10th क्लास में अव्यय व उपसर्ग पढ़ाने जा रहे हैं। सबसे पहले अव्यय की परिभाषा देख लीजिए। अव्यय जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि से कभी भी कोई परिवर्तन नहीं होता है, वे अव्यय शब्द कहे जाते हैं। एक बार फिर से देखिए। जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि से कभी भी कोई परिवर्तन नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा, कोई परिवर्तन नहीं होता है, वे अव्यय शब्द कहे जाते हैं। जो तीनों लिंगों पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, सभी विभक्तियों प्रथम से सप्तमी विभक्ति तक, सब वचनों एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन, लेकिन संस्कृत में वचन तीन प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। के अनुसार घटे बढ़े नहीं, उसे अव्यय कहते हैं। अतः अनुवाद करते समय इनके रूप नहीं चलाने पड़ते। जैसे राम का रूप देख लीजिए, राम का रूप तीनों वचनों में चलता है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में, जैसे रामः, रामो, रामा, तरह से। और इसके रूप क्या होते हैं, नहीं चलाने पड़ते हैं। इसमें जैसा जो शब्द होता है, आगे हम आपको बताएंगे कि कुछ अव्यय कैसे, मतलब उनके शब्द बताएंगे हम आपको कि कौन कौन से मतलब वर्ड होते हैं जिनके कि रूप नहीं चलाने पड़ते हैं, और उसका वाक्य में प्रयोग करते समय हम उसको वाक्य में ज्यों का त्यों प्रयोग करते हैं। मतलब जैसा लिखा होगा, जो भी अव्यय होगा, हम उसका सेम अनुवाद करते समय वाक्यों में सेम वही वर्ड रखते हैं। हम आपको बताते हैं कि जो अव्यय हैं वो कौन कौन से हैं और उसका प्रयोग कैसे किया जाता है। हम आपको कुछ अव्यय के उदाहरण बता रहे हैं। जैसे देख लीजिए, अकस्मात, इसका अर्थ होता है अचानक। अग्रे, अग्रे मीन्स होता है आगे। अधो, अधो मीन्स होता है नीचे। प्रति, प्रति का अर्थ होता है और। अधुना, अधुना मीन्स होता है अब। अद्य, अद्य मीन्स होता है आज। स्वः, स्वः मीन्स होता है कल। इह, इह मीन्स होता है यहाँ। एकदा, एकदा मीन्स होता है एक बार। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो अव्यय में पाए जाते हैं, जिसमें से हमने कुछ उदाहरण आपको बताए हैं। अब इसका देखिए वाक्यों में प्रयोग कैसे किया जाता है। अब देखिए अव्ययों का वाक्य में प्रयोग कि अव्यय का हम वाक्य में किस तरह से प्रयोग करते हैं। पहले कुछ अव्यय, इंपॉर्टेंट अव्यय देख लीजिए। स्वः, स्वः मीन्स कल, कल मीन्स होता आने वाला कल। ततः मीन्स तब या फिर। पश्चात मीन्स बाद में या पीछे। यद्यपि मीन्स हालांकि, और इसका संधि होता है यदि प्लस अपि।
हयः मीन्स कल बीता हुआ, स्वः मीन्स होता है कल आने वाला, हयः मीन्स होता है कल बीता हुआ। एक होता है आने वाला कल और एक होता है बीता हुआ कल। प्रायः मीन्स होता है बहुधा। अब इसका हम देखते हैं अनुवाद। इसको हम अनुवाद में किस तरह से जैसे का तैसे प्रयोग करते हैं, मतलब जो वाक्य है, जो शब्द हैं, उसका हम ज्यों का त्यों अनुवाद में किस तरह से प्रयोग करते हैं। तो आइए देखिए इसका अनुवाद में प्रयोग। जैसे देखिए, वह कल आएगा, वह कल आएगा। इसका हम करते हैं सह, क्योंकि संस्कृत में वह का स होता है और हमने आपको कल का बताया था स्वः। तो सह स्वः। आना और जाना होता है गमिष्यति। गमिष्यति मीन्स जाना और आना का होता है आगमिष्यति। तो हम क्या कर देंगे, आगमिष्यति। क्या होगा, वह कल आएगा, सः श्वः आगमिष्यति। अब दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, वह विद्यालय की ओर जाता है, वह विद्यालय की ओर जाता है। वह विद्यालय की ओर जाता है। इसका हो जाएगा सह विद्यालयम, सह, क्योंकि अभी बताए हैं कि वह का संस्कृत में श होता है। सह विद्यालयम सह विद्यालयम प्रति, सह विद्यालयम प्रति गच्छति। वह विद्यालय की ओर जाता है, सह विद्यालयम प्रति गच्छति। वृक्ष से पत्ते, वृक्ष से पत्ते नीचे गिरते हैं। इसका हो जाएगा अधो, अधो वृक्षात् पतन्ति। क्योंकि यहाँ वृक्ष से पत्ते, एक पत्ता नहीं बहुत सारे पत्ते गिरते, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर पतन्ति। देख लीजिए, कल का हमने बताया था श्वः। ये अक्षर ज्यों का त्यों प्रयोग किया गया है अनुवाद में। और इसका देखिए कि और हमने बताया था, और के लिए क्या होगा, प्रति। तो यहाँ पर प्रति ज्यों का त्यों प्रयोग किया गया है, प्रति। इसको देखिए, वृक्ष से पत्ते नीचे, अधो मीन्स हमने बताया था नीचे, तो नीचे का हमने अधो, यहाँ पर अधो ज्यों का त्यों प्रयोग किया गया है। तो वह कल आएगा, वह विद्यालय की ओर जाता है, वृक्ष से पत्ते नीचे गिरते हैं। तो कल का श्वः, और का प्रति, नीचे का अधो प्रयोग किया गया है ज्यों का त्यों। अब हम आगे देखते हैं उपसर्ग की परिभाषा।
कि उपसर्ग किसे कहते हैं और उपसर्ग की परिभाषा क्या होती है। जैसे देख लीजिए, जो शब्द किसी शब्द के पहले आकर है, आकर का अर्थ होता है या फिर लग कर के, तो आकर या लग कर उसका अर्थ बदल देते हैं या फिर उसमें कोई विशेषता पैदा कर देते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उपसर्ग, उपसर्ग कहते हैं। जैसे हार, हार में अगर हम प्र उपसर्ग लगा देते हैं या जोड़ देते हैं तो उसका पूरा मतलब सेंटेंस बनता है प्रहार, और प्रहार का अर्थ क्या होता है, मारना। इसी प्रकार से अगर हम गुड़ है, गुड़ में अ उपसर्ग जोड़ देते हैं तो अवगुण हो जाएगा। गुड़ होता है कि किसी की गुणता बताना, और अवगुण हो जाता है कि उसकी बुराई बताना। तो इसी प्रकार से बहुत सारे उपसर्ग हैं जिनमें कि उनकी मतलब जो शब्द होते हैं, शब्द में उपसर्ग लगा करके उसके अर्थ को हम बदल देते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। सिंपल भाषा में देख लीजिए कि उपसर्ग किसे कहते हैं, तो उपसर्ग वो होता है जो किसी शब्द के पहले लगकर या जुड़कर उसके अर्थ को बदल देता है या फिर उसमें विशेषता पैदा कर देता है, तो उसे हम उपसर्ग कहते हैं। सिंपल सी भाषा में कि जिस शब्द में लगकर उसके अर्थ को बदल देता है उसको हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे मैं आपके पास देख लीजिए कि हार, हार में अगर हम प्र उपसर्ग लगा देते हैं तो इसका मतलब हो जाता है प्रहार, प्रहार का अर्थ हो जाता है मारना, और प्रहार, हार में प्र लग जाने से उसका अर्थ क्या बदल जाता है, मारना। और ऐसे ही गुड़ है, गुड़ में अगर हम अव उपसर्ग लगा दें तो अवगुण हो जाएगा। गुण होता है उसकी विशेषता बताना और अवगुण हो जाता है उसकी बुराई बताना। अब देखते हैं कि उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं। उपसर्ग, आपके उपसर्ग होते हैं, उपसर्गों की संख्या होती है 22। उपसर्गों की संख्या 22 होती है। अर्थात उपसर्ग 22 होते हैं, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। उपसर्ग हमेशा 22 होते हैं तो 22 ही होंगे, ना कि 21, ना कि 20, ना कि 23। कितने होते हैं, उपसर्ग 22 होते हैं। अगर आपसे कभी कोई पूछ ले कि उपसर्गों की संख्या कितनी होती है तो सिंपल बता दीजिए 22 होती हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, बस 22 उपसर्ग होते हैं। उपसर्ग, उपसर्गों की संख्या 22 होती है जो निम्न प्रकार से हैं। जैसे आप देख लीजिए कि वो 22 उपसर्ग कौन कौन से होते हैं, प्र, परा, अप, शम, अनु, अव, निश, निर, दुष, दुर, वी, आंग, निह, अधि। निर को नि भी कहते हैं, दुर को द भी कहते हैं। फिर देखिए अपि, अति, शु, उत, अभि, प्रति, परि, उप। आपकी उपसर्गों की संख्या 22 और वो आपके 22 उपसर्ग ये हैं। इसमें से कुछ उपसर्ग इम्पॉर्टेंट होते हैं जो अक्सर पूछा जाता है, जैसे प्र है, आपका परा है, अप है, अनु है, अव है, अपि है, सु है, प्रति, परि, अधि, वी इत्यादि। लेकिन ये जो हमने आपको बताए हैं उपसर्ग, इसमें से ये सारे उपसर्ग ज़्यादातर आपसे पूछे जाते हैं। और कुछ उपसर्ग आप देख लीजिए, आप लोगों की सुविधा के लिए और समझने के लिए बता दें कि कुछ उपसर्ग उनकी अर्थ और उसका उदाहरण, कि जैसे कैसे पूछ लिया जाता है तो हमको क्या लिखना पड़ता है। जैसे मान लीजिए आपसे पूछ ले कि प्र उपसर्ग है, प्र उपसर्ग का अर्थ बताइए और उसका उदाहरण बताइए, तो अर्थ बहुत कम पूछता है लेकिन उपसर्ग पूछता है। जैसे अव दे दिया, अव से बनने वाले 3 उपसर्ग बताइए, या अ उपसर्ग से बनने वाले 3 उदाहरण बताइए, वी उपसर्ग से बनने वाले 3-4 उदाहरण बताइए। ज़्यादातर आपसे उदाहरण ही पूछता है, या फिर आपका उदाहरण बहुत रेयर केस में उदाहरण दे देता है तो आपको पूछता है कि इसमें क्या है, प्रत्यय है कि उपसर्ग है। लेकिन ज़्यादातर आपको उपसर्ग दे देता है और उससे संबंधित कुछ शब्द या वाक्य आपको बनाने पड़ते हैं। जैसे आप देख लीजिए उपसर्ग, अर्थ और उदाहरण। जैसे प्रति, इसका अर्थ होता है सामने, या उल्टा।
ठीक है। अब इसके उदाहरण देख लीजिए, जैसे प्रत्यक्ष, प्रतिकूल, प्रतिवादी। प्र का देख लीजिए, प्र का अर्थ होता है अधिक, और इसके कुछ उदाहरण देख लीजिए, प्रहार, प्रहार, प्रसार, प्रमाण आदि। परा का देख लीजिए, इसका अर्थ होता है हार। परा का अर्थ होता है हार। अब देख लीजिए, जैसे पराजय, परोपकार, आदि। औ का देख लीजिए, औ आपका उपसर्ग है, का अर्थ होता है हीनता। इसका उदाहरण देख लीजिए, अवगुण, अवगुण हो गया, अवनति आदि। इसी तरह से आपके 22 उपसर्ग हैं, उसमें से जो इम्पॉर्टेंट उपसर्ग होते हैं उसका इसी तरह से पूछ लेता है। जैसे प्रति उपसर्ग है तो प्रति उपसर्ग से बनने वाले 3-4 उदाहरण बताइए, तो प्रत्यक्ष, प्रतिकूल, प्रतिवादी। इसी तरह से परा दे देगा तो परा का क्या पूछेगा कि परा उपसर्ग से बनने वाले 3-4 उदाहरण बताइए, तो पराजय, परोपकार और आप बहुत होता है। तो इसी तरह से बहुत सारे होते हैं। और